आपके साथ मुस्कान उस्मानी। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे, जहां दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी के सामने पेश नहीं हुए हैं और बताया जा रहा है कि ये 10 दिन विपश्यना ध्यान के लिए पंजाब के लिए सीएम केजरीवाल रवाना हो चुके हैं। और जानकारी के मुताबिक आपको ये भी बता दें कि मुख्यमंत्री केजरीवाल ने ईडी के समन का जवाब भेजकर कहा कि मैं हर कानूनी समन को मानने को तैयार हूं, लेकिन ये पिछले समन की तरह ही गैर कानूनी है। तो शराब घोटाले के मामले पर आज ईडी के सामने केजरीवाल को पेश होना था, लेकिन आज भी केजरीवाल ईडी के सामने पेश नहीं हुए हैं। और केजरीवाल ने साफ तौर पर कहा है कि अगर मेरे पास समन कानूनी रूप से आता तो मैं हर एक सवाल का जवाब देने के लिए पेश होता, लेकिन यह समन गैर कानूनी है। राजनीति से प्रभावित होकर यह समन मुझे भेजा गया है। ये तमाम बड़ी बातें अरविंद केजरीवाल ने कही है। और लेकिन आज साफ तौर पर माना जाए तो अरविंद केजरीवाल आज ईडी के सामने पेश नहीं हुए हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अजय फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय, देखिए, आज अरविंद केजरीवाल को ईडी ने समन भेजा था और आज अरविंद केजरीवाल को ईडी के सामने पेश होना था, लेकिन एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि यह समन गैर कानूनी है। क्या आधार बताया गया है उनकी तरफ से? जी मुस्कान, आपको बता दें कि दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल को ईडी ने आज इस बार पुनः समन भेजा। केजरीवाल का कहना है कि ये समन गैर कानूनी है, ये राजनीति से प्रेरित है, इसलिए वो ईडी के सामने पेश नहीं हुए। और उन्होंने जो जवाब दिया है वो विपश्यना में पहले से उनकी डेट फिक्स थी, वो विपश्यना में जाना चाहते थे, इसलिए वो विपश्यना में चले गए हैं। और उनका सबसे बड़ा कहना ये है कि ये जो समन भेजा गया, इससे पहले भी 2 नवंबर को भी भेजा जा चुका था। उन्होंने ये कहा था कि ये उस बार भी कि ये गैर कानूनी है और राजनीति से प्रेरित है। सबसे बड़ी बात जो निकल के आई तो उनका ये कहना है कि ये ईडी पहले ये हमें बताए वो समन किस कारण से भेजा गया है, क्योंकि निकल के ये आ रहा है कि उनका ये कहना है कि या तो मैं राष्ट्रीय संयोजक को आम आदमी पार्टी का इसलिए भेजा जा रहा है, या गवाहों के तौर पे भेजा जा रहा है, या आरोपी के तौर पे। पहले ईडी इसका खुलासा करे तब मैं ईडी के समक्ष पेश होऊंगा। बिल्कुल, लेकिन देखिए अजय, लगातार ईडी केजरीवाल को समन भेज रहा है। ये दूसरी बार केजरीवाल को समन भेजा गया है, लेकिन इस बार भी केजरीवाल पेश नहीं हुए हैं। उन्होंने समन को गैर कानूनी बता दिया है। अब आगे ईडी क्या एक्शन ले सकती है केजरीवाल पर? ये सबसे बड़ी बात बता दें कि ईडी को समन भेजने के पीछे वजह क्या है। तो आपको बता दें कि दिल्ली शराब घोटाले के मामले में इससे पहले भी जो ईडी ने जो समन भेजा था उसमें इनका कहना कि पीएमएलए कोर्ट के तहत इनको आरोपी बनाया गया था, लेकिन आरोपी ये ऑलरेडी इस केस में पहले ही 2 लोगों को जेल भेजा जा चुका है। मनीष सिसोदिया भी इसी मामले को लेकर जेल में और संजय सिंह को भी इसी मामले पे लेकर जेल में। रही बात की क्या ईडी कर सकती, ईडी के पास बहुत विशेष अधिकार है, लेकिन जिसमें से वो गिरफ्तारी तब तक नहीं कर सकती जब तक वो उनके पास पुख्ता सबूत न हो जाए कि ये उस मामले में जुड़े हैं। लेकिन रही बात 2021 के शराब नीति के मामले को लेकर, तो आपको बताते कि टीआरएस पार्टी के खासकर आज जो नाम उसका भारत राष्ट्र समिति हो गया, उसकी के कविता से इनके संबंध, और के कविता में विजय नायर और विजय अरोड़ा से इनके संबंध से इनका कहना कि आरोपी इनसे ऑलरेडी आरोपियों के संपर्क में रहे और इस वजह से ईडी ने बार बार समन भेज रही है। जी, लेकिन अजय देखिए, अरविंद केजरीवाल अब आज ये भी कहते हुए नजर आए कि जांच एजेंसी की कार्रवाई राजनीति से प्रेरित है और मेरे पास छिपाने को कुछ भी नहीं है। अगर छिपाने जैसा कुछ भी नहीं है तो फिर केजरीवाल आखिर ईडी के सामने पेश क्यों नहीं हो रहे हैं? मुस्कान, आपको बता दें कि बार बार ये कहना केजरीवाल का कि छिपाने का कुछ भी नहीं है और मैं सत्यवादी आदमी। और रही बात वो ईडी के सामने पेश नहीं होने की, वो पुख्ता वो जानना चाह रहे कि उन्हें कब तक किस वजह से ईडी बुला रही है, या आरोपी के तौर पे या फिर आम आदमी पार्टी के संयोजक के रूप में। जी बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद अजय इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए।
भारतीय जनता पार्टी 22 से 23 दिसंबर के बीच बैठक करने जा रही है। इस बैठक में सभी राष्ट्रीय पदाधिकारी, प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश संगठन मंत्री, प्रदेश प्रभारी और सह प्रभारियों समेत सभी मोर्चों के अध्यक्ष को भी बुलाया गया है। ये बैठक जेपी नड्डा के नेतृत्व में होगी और बैठक में लोकसभा चुनाव में 325 सीटों पर विजय लक्ष्य को लेकर चर्चा की जाएगी। इस बैठक के बाद यूपी में चुनावी तैयारियां तेज हो जाएंगी तो लोकसभा की बारी और बीजेपी की तैयारी भारी, क्योंकि लगातार लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी अपने प्लान पर काम कर रही है। वहीं 5 विधानसभाओं में से 3 राज्यों में मिली प्रचंड जीत के बाद भारतीय जनता पार्टी का जोश हाई हो चुका है, या यूं कहे कि 3 राज्यों में मिली जीत के बाद बीजेपी को एक संजीवनी मिल गई है और अब भारतीय जनता पार्टी और ज्यादा जमीनी स्तर पर सक्रिय हो गई है, क्योंकि आम चुनाव एक बेहद ही बड़ा चुनाव है। ऐसे में एनडीए के सामने विपक्षी दलों का समूह इंडिया है और 325 सीटों का लक्ष्य स्थापित करते हुए बीजेपी अब एक बड़ी बैठक करेगी और इस बैठक में हर मोर्चे के पदाधिकारी, हर मोर्चे के अध्यक्षों को बुलाया गया है और इसके बाद यूपी की रणनीतियों पर भी मंथन किया जाएगा। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए दिवाकर फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देखिए दिवाकर, 3 राज्यों में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड जीत मिली है, उससे साफ तौर पर कहा जा रहा है कि बीजेपी को एक संजीवनी मिल गई है। अब आम चुनाव नजदीक है, आम चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी रणनीति पर काम कर रही है। आगामी जो बड़ी बैठक बीजेपी की होगी, उसका मुख्य बिंदु क्या होगा? जो बैठक दिल्ली में होने वाली है, ये 2 दिवसीय बैठक है और इस बैठक को खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष जो भारतीय जनता पार्टी के हैं जेपी नड्डा, वो कहीं न कहीं उसकी अध्यक्षता करने वाले हैं। और इस बैठक में पहले हम बता दें कि सभी राज्यों के जो प्रदेश अध्यक्ष वो आएंगे, इसके साथ साथ जो महामंत्री हैं यानी महासचिव हैं वो आएंगे, केंद्र के जितने भी सेंट्रल के नेता रहेंगे यानी पदाधिकारी रहेंगे वो सभी आएंगे, जो मोर्चों के अध्यक्ष हैं उनको भी बुलाया गया है और जो प्रदेशों में संगठन महामंत्री हैं उनको भी बुलाया गया। ये कहा जा रहा है कि इस बैठक में ये इस बात पे चर्चा होगी कि 3 राज्यों में तो हम चुनाव जीत चुके हैं, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में किस तरीके चलना है, किस तरीके से जो 330 सीटें जीतने का पूरे देश में लक्ष्य है उसको पूरा करना है, उसको पाना है, किस तरीके से पिछली बार, क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनाव में सिर्फ 22 करोड़ वोट जो है वो बीजेपी को मिले थे, लेकिन इस बार बीजेपी का टारगेट 35 करोड़ वोटों का है कि 35 करोड़ वोट जो है वो बीजेपी के खाते में आए। तो वो कैसे आ सकते हैं, साथ ही जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं वो कार्यक्रम कौन से हैं, किस तरीके से चल रहे हैं, क्या वो परवान चढ़ रहे हैं कि नहीं चढ़ रहे हैं और आगे ऐसे कौन से कार्यक्रम जो है चलाए जाए जिससे कि जनता के बीच पैठ बन सके, इन्हीं सब मुद्दों को लेकर चर्चा होनी इन 2 दिनों में। जी बिल्कुल ठीक है दिवाकर, 2 दिवसीय बैठक है। लाजमी है कि आम चुनाव हर एक पार्टी के लिए बहुत अहम हो जाता है। इस बैठक के जरिए इंडिया को किस तरीके से भेदने का रास्ता बनाएगी बीजेपी? बिल्कुल, देखिए इंडिया जो गठबंधन है वो कहीं न कहीं एनडीए को घेरने की तैयारी में है, लेकिन एनडीए भी पीछे नहीं है। जाहिर बात है आज जब बैठक ये 2 दिवसीय होगी तो उस पर ये चर्चा जरूर होगी कि किस तरीके से इंडिया का जो गठबंधन बना है उसको हम लोग मात दें, किस तरीके से उसको जो है वो पीछे किया जाए और किस तरीके से उसको खत्म किया जाए। तो जाहिर सी बात है कि कहीं न कहीं इस चीजों को लेकर भी चर्चा होगी, एक रणनीति जो है वो तैयार की जाएगी। जी बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद दिवाकर, आगे भी आप हमारे साथ बने रहेंगे। तो संसद से 143 विपक्षी सांसदों का निलंबन का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है, लेकिन इसी बीच एक और बड़ी खबर आई है कि 3 और सांसदों को भी निलंबित किया गया है। विपक्षी सांसदों के निलंबन के मुद्दे पर गठबंधन के सांसद संसद से विजय चौक तक मार्च करते हुए दिखाई दिए और बता दें कि संसद के बाकी बचे शीतकालीन सत्र के लिए बीते कल यानी कि 20 फरवरी को 2 और सांसदों को मिलाकर कुल 143 विपक्षी नेताओं को सस्पेंड कर दिया गया है। वहीं अब यह आंकड़ा एक बार फिर से बढ़ गया है। सांसदों के निलंबन के बाद 19 दिसंबर को टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने संसद परिसर में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री की थी। इसके बाद से यह मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। तो लगातार जहां एक तरफ एनडीए मिमिक्री का मुद्दा उठाता हुआ नजर आ रहा है, इस मुद्दे को लेकर विपक्षी दलों को घेरता हुआ नजर आ रहा है, तो वही विपक्षी दल भी लगातार सांसदों के निलंबन पर बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रहे हैं और यही वजह है कि आज विपक्षी दलों का एक समूह विजय चौक तक पैदल मार्च निकालते हुए नजर आया। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक बड़ी मुहिम की शुरुआत आज एक बार फिर से विपक्षी दलों की तरफ से की गई और इस
पद यात्रा के दौरान जब विपक्षी दल लगातार बीजेपी पर हमलावर थे तो उनके हाथों में तख्तियां, पोस्टर्स भी नजर आए, जिसमें साफ तौर पर लिखा गया है कि लोकतंत्र बचाओ, लोकतंत्र की हत्या हुई है। ये विपक्षी दल लगातार बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि इतिहास में ऐसा पहली बार वाकई हुआ है जब इतनी बड़ी संख्या में सांसदों को निलंबित किया गया है। और निलंबन के बावजूद भी कई ऐसे बड़े बिल और अहम प्रस्ताव है जो पास किए गए हैं। ऐसे में विपक्षी दल लगातार अब ये भी सत्ता पक्ष पर आरोप लगा रहे हैं कि क्या सत्ता पक्ष को जरूरत नहीं है विपक्षी दल की? क्या विपक्षी दलों के बिना ही सभी संसद की कार्रवाई हो सकती है? और अगर ऐसा है तो फिर लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है जिसमें विपक्षी दल यानी कि हम लगातार एक साथ खड़े होंगे और हम एनडीए के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे। दिवाकर इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिवाकर, अभी तक जो संख्या 143 थी, अब वो फिर से बढ़ गई है, यानी कि 3 सांसदों की और निलंबन की बात लगातार सामने आ रही है। विपक्ष के पास आखिर रास्ता क्या है? क्योंकि पद यात्रा लगातार विपक्षी दल निकालती हुई नजर आ रही है, लेकिन इसी बीच आज 3 और सांसद उनके निलंबित कर दिए गए। दिवाकर, तो दिवाकर से संपर्क स्थापित नहीं हो पा रहा है। दोबारा दिवाकर से संपर्क स्थापित करने का प्रयास करेंगे, लेकिन देखिए, निलंबन की कार्रवाई पर लगातार विपक्षी दल हमलावर है और आज पैदल मार्च के जरिए भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक बड़ा और उग्र प्रदर्शन करने की कोशिश की गई है। और लोकसभा से 3 और सांसद आज सस्पेंड हुए हैं, यानी कि 146 सांसद अब विपक्ष के सस्पेंड कर दिए गए हैं। और कांग्रेस सांसद डीके सुरेश, नकुल नाथ और दीपक बैज को भी आज सस्पेंड किया गया है। और तीनों ही सांसद कांग्रेस के हैं जिनके खिलाफ ये सस्पेंशन की कार्रवाई आज एक बार फिर से देखने को मिली है। इनमें डीके सुरेश, नकुल नाथ और दीपक बैज का नाम सामने आया है। यानी कि अगर अब कुल सस्पेंड सांसदों की संख्या की बात करें तो 146 सांसद सस्पेंड किए जा चुके हैं। दिवाकर का रुख करते हैं। दिवाकर वापस से हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिवाकर, अभी तक जो संख्या 143 थी अब वो 146 हो गई है। विपक्षी दलों ने आज पैदल मार्च निकाली, उसके बावजूद भी आज एक बार फिर से कांग्रेस के ही 3 सांसदों को निलंबित किया गया है। आगे विपक्ष की अब स्ट्रैटेजी क्या होगी? देखिए, लगातार 14 दिसंबर से शुरू हुआ जो कारवा था सांसदों के निलंबन का, आज फिलहाल वो थम गया है। लेकिन आज आखिरी दिन जो लोकसभा की कार्रवाई का था वो थम गया है। तो और 3 जो सांसद हैं वो आज आखिरी दिन भी कहीं न कहीं निलंबित कर दिए गए। यानी कुल मिला के अगर देखा जाए तो 146 सांसद जो हैं वो निलंबित किए गए हैं शीतकालीन सत्र तक के लिए, यानी आज तक के लिए। अब उनका निलंबन जो है वो आज के बाद से खत्म हो जाएगा, क्योंकि शीतकालीन सत्र जो है वो अनिश्चित काल के लिए खत्म हो गया। अब सबसे बड़ी बात यह है कि आज ही पैदल मार्च निकालती है जो विपक्षी गठबंधन है, और आज ही 3 सांसदों के ऊपर और गाज गिरती है, वो भी कांग्रेस सांसदों के ऊपर। तो जाहिर बात है कि एनडीए भी दिखाना चाहती है कि हम आपसे दबेंगे नहीं, अगर आप गलत करते हैं तो आपसे दबेंगे नहीं। लेकिन विपक्ष भी इस बात पर अड़ा हुआ है कि संविधान के विरुद्ध जाके कहीं न कहीं ये चीजें हुई हैं, और लगातार विपक्ष जो है इस पे पीएम मोदी को से कहता आया है कि आप इस पे आके चर्चा कीजिए, जो सेंधमारी हुई है, जो सुरक्षा में सेंध लगी है संसद में। तो जाहिर बात है कि इस मुद्दे को भुनाना दोनों ही पार्टियां चाहती हैं। एनडीए चाहती है कि जिस तरीके से जगदीप धनखड़ के ऊपर किया गया है हमला, एक प्रकार से देखा जाए तो वो संविधान के विरुद्ध था और कहीं उस पर घेरना चाहती है। लेकिन विपक्ष जो है वो एनडीए को घेरना चाहता है कि आपने इतना लोकसभा सांसदों को कैसे एक साथ निलंबित कर दिया। तो जाहिर बात है कि सियासत में इस तरीके के आरोप प्रत्यारोप करते हैं। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि ये पहली बार हुआ है इतिहास में कि इतने सांसद एक साथ जो है वो निलंबित किए गए हो किसी एक ही सत्र के दौरान। जी, लेकिन देखिए दिवाकर, भले ही इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है, लेकिन इसके बावजूद भी लगातार सांसदों के निलंबन की कार्रवाई आज आखिरी दिन भी देखने को मिली है। क्या सत्ता पक्ष को सांसदों की जरूरत नहीं महसूस होती? क्या विपक्षियों के बिना ही बिल पर मंजूरी मिल जाएगी क्या? हाँ बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात यही है कि आखिरकार आप चाहते क्या हैं। या तो आप तानाशाही करना चाहते हैं, या फिर आप चाहते हैं कि विपक्ष जो है वो सवाल ना खड़े करे, सत्ता पक्ष जो मन हो करता रहे। हालांकि जहां तक बिल पास करने के बाद, देखिए बिल पास करने के लिए आपको बिल संसद में पेश करना होगा और आपको उसके लिए बहुमत चाहिए होगा। और एनडीए के पास इस वक्त भरपूर बहुमत है, यानी कि बहुमत से भी ज्यादा आंकड़े जो हैं वो उनके हैं, यानी कि सांसद है। तो जाहिर बात, तो बिल तो पास हो जाएगा। लेकिन इतना जरूर है कि लोकतंत्र में विपक्ष का मजबूत होना जरूरी है, और आप विपक्ष के साथ इस तरीके की तानाशाहीपूर्ण कार्रवाई करेंगे तो सवाल खड़े होंगे, और यही सवाल विपक्ष जो है उठा रहा है। जी,
देखिए दिवाकर, लगातार विपक्षी दल तो ये भी चाह रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन में आकर अपनी बातों को रखें, लेकिन आज जब प्रधानमंत्री सदन के अंदर अपनी बातों को रखेंगे तो ये निलंबित सांसद तो होने नहीं वाले हैं सदन के अंदर। बिल्कुल, देखिए अब पीएम मोदी जो है वो लोकसभा में अपनी बात नहीं आज रखेंगे, क्योंकि आज अभी अभी एक खबर आई है कि लोकसभा की जो कार्रवाई वो अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गई, और जब कार्रवाई पूरी तरीके से स्थगित हो गई अनिश्चितकाल के लिए तो कैसे प्रधानमंत्री अब रखेंगे। लेकिन हाँ, ये बात दिवाकर, आखिर ये फैसला क्यों लिया गया कि एकाएक ये फैसला आ गया कि कार्रवाई अनिश्चितकालीन तक के लिए स्थगित कर दी गई है? देखिए, बिल्कुल हंगामा लगातार चल रहा था, लगातार सांसदों का निलंबन किया जा रहा था, जिसको लेकर सत्ता पक्ष को विपक्ष घेरता हुआ नजर आ रहा था। आज भी पैदल मार्च जो है वो सांसदों ने किया, जिसमें सारे विपक्षी दलों के सांसद जो हुए थे। तो जाहिर बात है कहीं न लोकसभा स्पीकर के पास ये विवेकाधिकार होता है कि अगर वो हंगामा देखता है तो इस तरीके के फैसले ले सकता है। तो शायद यही वजह रही है कि स्पीकर ओम बिरला जो है उन्होंने इस तरीके का फैसला लिया कि अब विपक्ष के सारे ज्यादातर जो सांसद निलंबित हो चुके हैं, बिल जो है वो पास हो चुके हैं, तो ऐसे में कार्रवाई एक दिन और होनी थी, लेकिन एक दिन वो कम करके आज उन्होंने अनिश्चितकाल के लिए कार्रवाई को। बिल्कुल दिवाकर, देखिए सांसदों की गैर मौजूदगी में बिल तो पास किए गए हैं, लेकिन अब तो आज जैसा कि आपने जिक्र किया कि अनिश्चितकालीन तक के लिए अब जो कार्रवाई है वो स्थगित की गई है। क्या आगे विपक्षी दल सांसदों के निलंबन का मुद्दा उठाते हुए दिखाई दे सकते हैं क्या? बिल्कुल, देखिए अभी तक तो संसद में ही कहीं न कहीं ये मुद्दा उठ रहा था, संसद के अंदर जो है ये मुद्दा उठ रहा था, लेकिन अब जबकि जो कार्रवाई है वो अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है, तो जाहिर बात है अब ये मुद्दा सड़क पे भी उठेगा। हालांकि कांग्रेस जिस तरीके से यूपी जोड़ो यात्रा लेके चल रही है उसमें भी इस बात को कह रही है। अब पूरे प्रदेश में आप देखिएगा, पूरे देश में आप देखेंगे धरने प्रदर्शन होंगे और कहीं न कहीं इसको मुद्दा बनाने की कोशिश करेगी सत्ता पक्ष को घेरने के लिए। जी बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद दिवाकर इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। कोरोना का नया सब वेरिएंट JN.1 दुनिया के 40 देशों में फैल चुका है। भारत में अब तक इसके 21 केस सामने आ चुके हैं। वहीं केंद्र के मुताबिक देश भर में कोरोना के करीब 2000 से ज्यादा एक्टिव केसेस हैं। इनमें 91 से 92% लोग घरों में ही इलाज करवा रहे हैं। वहीं नए वेरिएंट वाले मरीजों में वायरस के काफी हल्के लक्षण हैं और पिछले 2 हफ्तों के दौरान भारत में कोरोना से 16 लोगों की मौत हुई है। इसके साथ ही पूरे देश में स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी किया है। तो स्वास्थ्य विभाग ने पूरे देश भर में अलर्ट जारी किया है। JN.1 कोरोना के नए वायरस को लेकर यह कहा जा रहा है कि बहुत ज्यादा घातक नहीं है, लेकिन तो भी अगर सार्वजनिक स्थान पर लोग रुक कर रहे हैं तो मास्क का इस्तेमाल करें, सैनिटाइजर का इस्तेमाल जरूर करें। फिलहाल इस पूरे कोविड को लेके लगातार एक बार सरकार जो है वो अलर्ट हो गई है। तो कोरोना के बढ़ते मामलों ने लोगों की टेंशन को एक बार फिर से बढ़ा दिया है। वही स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक कि लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है, लेकिन घर में ही इलाज संभव है। अगर हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हैं, मास्क का इस्तेमाल करते हैं और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करते हैं तो कोरोना के इस नए वायरस से बचा जा सकता है। वही JN.1 कोविड के नए वायरस को लेकर WHO भी कह चुका है कि सावधानी बरतने की जरूरत है। ये वायरस ज्यादा घातक नहीं है। कोरोना का ये जो नया सब वेरिएंट है ये 40 से ज्यादा देशों में फैल चुका है, जिसका नाम है JN.1 और भारत में अब तक 21 केस इसके सामने आ चुके हैं, जिसमें से 19 गोवा से, केरल, महाराष्ट्र में एक नया मामला सामने आया। और नीति आयोग के सदस्य VK पॉल ने साफ तौर पर बताया कि पिछले 2 हफ्तों के दौरान भारत में कोरोना से 16 लोगों की मौत की पुष्टि की गई है। हालांकि इनमें अधिकतर लोग डायबिटीज और हार्ट प्रॉब्लम जैसी दूसरी बीमारियों से भी जूझ रहे हैं। वही WHO के मुताबिक JN.1 जो कोविड का न्यू वेरिएंट है, इसे वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट में शामिल किया गया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए आमिर फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आमिर, देखिए कोविड का ये जो नया वायरस है JN.1 ये बहुत ज्यादा घातक नहीं है, बस लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। ये तमाम बातें WHO और स्वास्थ्य विभाग दोनों ही तरफ से कही गई हैं। लेकिन अगर हम बीते 24 घंटे की बात करें तो भारत में ये जो JN.1 वेरिएंट है ये किस तरीके से कहर बरपा रहा है? जी देखिए, ये कोरोना का एक नया वेरिएंट सामने आया है JN.1, जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट हो गया है और लोगों में भी इसका डर देखने को मिल रहा है। इसके अब तक जो है लगभग 21 मामले जो है बताए जा रहे हैं कि सामने आए हैं, जिसमें से 19 मामले गोवा से और केरल और महाराष्ट्र से एक मामला सामने आया है। इसमें जो है हालांकि स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि जो इसमें मृत्यु दर तो नहीं है बहुत ज्यादा,
लेकिन जो है हल्के लक्षण इसके होते हैं और ये फैलता तेजी से है। तो इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट भी हो गया है और लोगों को भी सलाह दी जा रही है कि वो भी अलर्ट रहें। जैसे पहले कोरोना काल में लोगों ने सतर्कता दिखाई थी, इसको लेकर सैनिटाइजर का प्रयोग करें, मास्क वगैरह का प्रयोग करें और इसको लेकर अब अलर्ट रहने की जरूरत है। लेकिन देखिए आमिर, कोविड के जितने भी वेरिएंट हैं उनको लेकर ये कहा गया कि ये अपना जो वेशभूषा है ये बहुत तेजी से बदलते हैं, ये अपना स्ट्रक्चर बहुत तेजी से बदलते हैं और ये हर एक देश में अलग अलग तरीके से लोगों में असर करते हुए दिखाई जाते हैं। JN1 को लेकर लगातार WHO ये तो कह रहा है कि ये घातक नहीं है, प्रिकॉशन लिया जाए तो बचा जा सकता है, लेकिन क्या ये एक बार फिर से परेशानी का सबब बन के भारत में उभर सकता है क्या? नहीं, देखिए, अगर समय रहते सब लोग इसके लिए रोकथाम और इससे बचाव के लिए काम करेंगे तो इतनी बड़ी समस्या नहीं बनना चाहिए, क्योंकि पूरा देश और पूरा विश्व एक बार कोरोना का सामना कर चुका है, उसको लड़ के हरा चुका है। अगर फिर से उसको ऐसी स्थिति आती है तो जो है लोगों में अब इतनी जागरूकता बढ़ चुकी है कि वो लोग खुद से भी जानते हैं कि हमें क्या करना है, तो इतना ज्यादा प्रभाव नहीं होना चाहिए इसको लेकर। हालांकि जो KGMU के डॉक्टर हैं, डॉक्टर सूर्यकांत, उन्होंने भी कहा है कि अपना जो रूप है वो तेजी से बदल लेता है, लेकिन उतना ज्यादा घातक नहीं है, फैलता तेजी से है लेकिन मृत्यु दर कम है इसमें। और उत्तर प्रदेश में भी इसको लेकर कल डिप्टी CM ने भी बैठक की थी स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ और उन्होंने अपनी इसको लेकर तैयारी कर ली है। उन्होंने कहा है घबराने की कोई जरूरत नहीं है, पूरे उत्तर प्रदेश में भी इसको लेकर तैयारी कर ली गई है। बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद आमिर इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कोरोना का नया सब वेरिएंट JN1 दुनिया के 40 से ज्यादा देशों में फैल चुका है। भारत में अब तक इसके 21 केस आ चुके हैं, जिसमें गोवा में 19, केरल, महाराष्ट्र में एक नया मामला सामने आया। और नीति आयोग के सदस्य VK पॉल लगातार ये बताते हुए नजर आए कि पिछले 2 हफ्तों के दौरान भारत में कोरोना से 16 लोगों की मौत हुई है। हालांकि इनमें से ज्यादातर लोग या तो डायबिटिक है या जिन्हें हार्ट की प्रॉब्लम थी, उनकी मौत की जो पुष्टि है वो की गई है। और केंद्र सरकार के मुताबिक देश भर में कोरोना के तकरीबन 2000 से ज्यादा एक्टिव केसेस हैं। इनमें 91 से 92% लोग घरों में ही इलाज करा रहे हैं, जो कि ठीक भी हो जा रहे हैं। और नए वेरिएंट वाले मरीजों में वायरस के लक्षण काफी हल्के हैं, घबराने वाली कोई बात नहीं है। वही WHO ने भी JN1 को वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट में शामिल किया है। WHO ने यह भी बताया कि अभी तक का विश्लेषण ये कहता है कि मौजूदा वैक्सीन JN1 वेरिएंट पे पूरी तरीके से कारगर है, इससे लोगों को ज्यादा खतरा नहीं है। यानी कि ये जो कोविड का नया वेरिएंट है, जिन्होंने वैक्सीनेशन कराई है वो सेफ हैं। लेकिन इसके बावजूद भी लगातार एडवाइजरी जारी की जा रही है ताकि लोग सावधानी बरतें, सतर्क रहें। भीड़ भाड़ वाले या बंद या दूषित हवा वाले इलाकों में मास्क पहनने की सलाह दी गई है। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी करें, यह भी बात लगातार कही गई है। वही JN1 वेरिएंट के कई लक्षण भी है जिसका जिक्र लगातार किया जा रहा है, जिसमें बुखार, सिरदर्द, खांसी, नाक बहना और गले में खराश है। कई ऐसे लक्षण हैं। अगर किसी भी शख्स में ऐसे लक्षण देखे जा रहे हैं तो वो अपना टेस्ट जरूर करा सकता है, क्योंकि ये लक्षण JN1 कोविड के नए वेरिएंट के लक्षण हैं। और केंद्र सरकार ने राज्यों को भी एडवाइजरी दी है और एडवाइजरी में साफ तौर पर कहा गया है कि सभी जिलों में कोविड टेस्ट एक बार फिर से शुरू किए जाएं। पॉजिटिव सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए लैब भेजें, मॉक ड्रिल करके समय समय पर तैयारियों का जायजा लें। और कर्नाटक के पड़ोसी राज्य केरल और कर्नाटक में कोविड-19 के नए वेरिएंट JN1 के मामले बढ़ने के कारण ये एडवाइजरी पूरे देश भर में जारी की गई है। तो लगातार कोविड का ये जो नया वेरिएंट है ये फैलता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन एक राहत की बात यह है कि इस वेरिएंट को लेकर लगातार ये कहा जा रहा है कि वैक्सीनेशन में ये वेरिएंट अभी भी कारगर है, यानी कि जिन्होंने वैक्सीनेशन कराई है उनमें इतना खतरा नहीं है। हालांकि जिन 16 मरीजों की कोविड से मौत हुई है वो या तो पहले से डायबिटिक थे या उन्हें BP या हार्ट से जुड़ी कोई ऐसी दिक्कत थी जिस वजह से उनकी मौत हुई है। फिलहाल इस वेरिएंट को लेकर बस लोगों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं।
गई थी और कोविड-19 की वो तस्वीरें लगातार सबके जहन में जिंदा होंगी, जब लाशों का अंबार लगा हुआ था, जब लगातार जो लाशें हैं वो बहती हुई आ रही थी, अस्पताल फुल थे, लोगों को इलाज नहीं मिल पा रहा था। लेकिन इस बार जो सरकार है वो पूरी तरीके से अलर्ट है। केंद्र सरकार ने भी अपनी एडवाइजरी में साफ तौर पर कहा है कि कोविड टेस्टिंग एक बार फिर से शुरू की जाए, समय समय पर मॉक ड्रिल करके अस्पताल कितना तैयार है इसका जायजा भी लिया जाए। और साथ ही यूपी समेत देश भर के सभी सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों को अलर्ट पर रहने के भी निर्देश दिए गए हैं। बढ़ रहे हैं और JN1 फिलहाल घातक नहीं है। WHO के साथ ही केंद्र सरकार ने भी जो एडवाइजरी जारी की है उसमें साफ तौर पर यह कहा है कि अगर JN1 वेरिएंट को लेकर थोड़ी सी भी सतर्कता, सावधानी बरती जाए तो ये वेरिएंट ज्यादा घातक नहीं है। तो सूर्यकांत त्रिपाठी वरिष्ठ चिकित्सक के तौर पर हमारे साथ इस वक्त प्राइम टीवी पर जुड़ चुके हैं। सर, पहले तो मैं आपका प्राइम टीवी पर बहुत स्वागत करती हूँ। जी सूर्यकांत जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं क्या? ठीक है, सूर्यकांत जी से दोबारा संपर्क स्थापित करने का प्रयास किया जाएगा। लेकिन देखिए, JN1 लगातार घातक हो रहा है, लेकिन साफ तौर पर यह भी कहा गया है कि अगर सावधानी बरती जाए, प्रिकॉशन लिया जाए तो कोविड के इस नए वेरिएंट से बचा जा सकता है। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए।